इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन एनटीए, यूजीसी, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the last two videos we have studied about the half wave rectifier. In this video we again study about the half wave rectifier. In last two videos we have studied total 8 points about the half wave rectifier, and last point we have studied is DC diode voltage. So next point, point number 9 is no load DC output voltage, that is VDC no load. So point number 9 में हमें कैलकुलेट करना है नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सो बेसिकली नो लोड डीसी आउटपुट वोल्टेज होता क्या है? ये आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज है व्हेन लोड करंट आपकी जीरो होती है। ठीक है, तो अगर आपकी लोड करंट जीरो है तो उस केस में आपको डीसी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अगर हम बात करें बेसिकली VDC/NL, तो ये हो जाएगा आपका VDC DC आउटपुट वोल्टेज व्हेन लोड करंट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर मैं वापस से डायग्राम बना लूं आपके लिए, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में स्टडी करते हुए आ रहे हैं फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। सो बेसिकली ये आपका डायग्राम है। ठीक है, सो इस केस में जो आपका RL है, लोड है, उसके अक्रॉस जो करंट होगी वो क्या होगी? आपकी जीरो। सो अगर आपकी करंट जीरो होगी दैट मींस RL की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमारी इन्फिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमें VDC/NL कैलकुलेट करना है, दैट इज जो डीसी आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, उसे सबसे पहले हम इंडिकेट कर देते हैं VDC/NL। दैट मीन्स कोई लोड नहीं है, लोड करंट क्या है? आपकी जीरो है। सो यहां पर अगर हम KVL लगाते हैं तो हमें पता है सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है? प्योर AC, तो DC वोल्टेज क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर आपका कोई वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो हमने लास्ट पॉइंट कैलकुलेट किया है, पॉइंट नंबर 8, लास्ट वीडियो का लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, DC डायोड वोल्टेज, वो आपका आ जाएगा यहां पर प्लस माइनस VDC डायोड। ठीक है, देन अगर आप KVL लगाते हैं तो क्लॉकवाइज मूव करने पर फर्स्ट साइन आपका क्या आएगा? प्लस, तो VDC डायोड प्लस में, देन अगेन फर्स्ट साइन क्या आएगा? प्लस, सो VDC/NL भी प्लस में इक्वल टू 0। सो VDC/NL किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा माइनस VDC डायोड के। क्लियर? सो VDC/NL की वैल्यू क्या हो जाएगी? VDC डायोड जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है उसका कैलकुलेशन हमने किया था माइनस VM/पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस VM/पाई। सो ये आपका होगा VDC नो लोड। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, चूंकि आपकी DC करंट जीरो है, ठीक है ना, इसका मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, DC करंट जीरो है, दैट मींस इस लूप में फ्लो होने वाली करंट जीरो है, बट जो DC डायोड वोल्टेज है वो आपका एग्जिस्ट करेगा डायोड के अक्रॉस, जिसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट भी की थी। नाउ VDC/NL के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, वो है आपका फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज, दैट मींस VDC/FL। क्लियर? सो ये कब कैलकुलेट किया जाता है? ये तब कैलकुलेट किया जाता है जब आपकी लोड करंट जो है वो नॉन जीरो होती है। ठीक है, तो IL जो होगा आपका, लोड करंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो यहां पर अगर मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लूं तो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, देन डायोड, देन RL। ठीक है, तो यहां पर आपका जो लोड करंट है IL वो एग्जिस्ट करेगा और साथ ही साथ RL की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी। ठीक है, नाउ यहां पर VDC/FL आप क्या लिख सकते हैं? VDC। ठीक है, बेसिकली आपको कैलकुलेट तो आउटपुट वोल्टेज ही करना है, बट IL इस टाइम आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पर अगर आपको
VDCFL कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है आपका कि जो आउटपुट के अक्रॉस, जो RL के अक्रॉस आपकी करंट फ्लो हो रही है, बेसिकली आपको RL के अक्रॉस ही VDCFL कैलकुलेट करना है। तो जो आउटपुट के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, RL के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट से अगर RL को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो VDCFL हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको DC आउटपुट वोल्टेज निकालना है, दैट मींस जो करंट फ्लो भी हो रही होगी वो भी क्या होगी, DC करंट होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली IL इज इक्वल टू IDC। तो यहां पर जो VDCFL का आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो जाएगा IDC इंटू RL। अब मैंने ऐसे क्यों बोला कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहां पर एक और फॉर्मूला पॉसिबल है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। जब आपने लास्ट केस स्टडी किया था VDC नो लोड, तो उस केस में IL या IDC को आपने 0 लिया था, बेसिकली आपने RL को इन्फिनिटी लिया था, ठीक है। तो जब आपकी करंट फ्लो नहीं हो रही थी, IDC फ्लो नहीं हो रही थी इस लूप में, तो आंसर आया था Vm/पाई। क्लियर? इसका मतलब क्या है, जब करंट फ्लो नहीं हो रही थी तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। नाउ यहां पर अब अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कंसीडर करें, क्योंकि करंट नॉन जीरो है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, बेसिकली इंडक्टर है, उसका भी इंटरनल रजिस्टर होता है जिसे हम लोग RSW ले लेते हैं। उसी तरीके से डायोड का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसे हम RF ले लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि जब आपकी करंट फ्लो होगी तो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या होगा, ड्रॉप होगा। और हमने नेटवर्क थ्योरी में स्टडी किया हुआ है कि जब आप KVL लगाते हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा आपको साइन क्या लेना होता है, प्लस, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग KVL क्या हो जाएगा, IDC इंटू RSW प्लस IDC इंटू RF, ठीक है। तो ये जो है आपका ड्रॉप, ये आपको जरूर मिलने वाला है। तो बेसिकली ये जो आपको ड्रॉप मिलेगा, ये पहले नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले आपकी करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इसका मतलब जब ड्रॉप नहीं मिल रहा था तो आंसर था Vm/पाई। अब जब ड्रॉप मिलेगा तो जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा Vm/पाई, जो कि विथआउट ड्रॉप था। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होने के कारण अब आपका आंसर होगा RF प्लस RSW इंटू IDC, ठीक है। तो यहां पर जो आपका RF है वो है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और RSW जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्लियर है? तो यहां पर इसे हम R नाम दे देते हैं, R इज इक्वल टू RF प्लस RSW, ठीक है। तो VDCFL ये आपका कितना हो जाएगा, Vm/पाई माइनस R इंटू IDC। क्लियर? सो VDCFL के आपके दो पॉसिबल फॉर्मूलेज यहां पर बन जाएंगे। क्लियर? सो ये होता है आपका VDCFL, फुल लोड DC आउटपुट वोल्टेज। नाउ जो लास्ट के दो कैलकुलेशन हमने किए हैं उसी पर बेस है हमारा पॉइंट नंबर 11, जो कि है आपका रेगुलेशन फैक्टर। सो रेगुलेशन फैक्टर हमारा क्या होता है, बेसिकली रेगुलेशन फैक्टर जो है आपका वो मेजर है ऑफ चेंज इन DC आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करंट, ठीक है। सो रेगुलेशन फैक्टर क्या है आपका, मेजर ऑफ चेंज इन, ठीक है, मेजर ऑफ चेंज इन DC आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, DC आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करंट, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन लोड करंट, जिसे हम IDC भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो लोड करंट के कारण चेंज होना चाहिए DC आउटपुट वोल्टेज में, वो 0 होना चाहिए, ठीक है। आइडियली जो रेगुलेशन फैक्टर है आपका वो 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रेगुलेशन फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है आपको, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो आइडियली जो रेगुलेशन फैक्टर है आपका वो क्या होना चाहिए, 0। बट थ्योरिकली या प्रैक्टिकली अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होती है हमारी, VDCNL
माइनस VDCFL डिवाइडेड बाय VDCFL इंटू 100%। ठीक है, अगर आप परसेंट में निकालना चाहते हैं तो। नाउ अब अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो देखिए VDCNL इसकी वैल्यू क्या है, VM बाई पाई। ठीक है, नाउ VDCFL की वैल्यू क्या है हमारी, VM बाई पाई माइनस IDC इंटू आर। अभी अभी हमने कैलकुलेशन किया है। उसके बाद VDCFL, अब अगर हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं VDCFL का तो ये क्या था, IDC इंटू RL। आप देख सकते हैं दोनों फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला था और ये आपका सेकेंड फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले VDCFL के ही हैं। मैंने बेसिकली न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया जिससे कि VM बाई पाई और VM बाई पाई कैंसल आउट हो सके। ठीक है, और डिनोमिनेटर में IDC इंटू RL वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया जिससे VM बाई पाई और VM बाई पाई कैंसल आउट होने के बाद IDC भी कैंसल हो जाए, जिससे कि हमारा फॉर्मूला जो है बहुत ही सिंपल वे में आ जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकली ये सब हमने किया है। आप चाहें तो नॉर्मल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो VDCFL की सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा याद रखने के लिए। सो परसेंटेज रेगुलेशन जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा VM बाई पाई और VM बाई पाई कैंसल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, IDC कैंसल। ठीक है, तो इससे आपका आंसर क्या होगा, R बाई RL। तो परसेंटेज रेगुलेशन आएगा R बाई RL इंटू 100%। क्लियर, तो आपको पता ही है कि जो R की वैल्यू है वो क्या है, RSW प्लस RF। ठीक है, तो ये होता है हमारा परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं आइडियली रेगुलेशन फैक्टर 0 होना चाहिए। रेगुलेशन फैक्टर कब 0 होगा, जैसा मैंने बोला आइडियली, तो आइडियल केस में ही 0 होगा। आइडियल केस में रेजिस्टेंस जो इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसे क्या होना चाहिए, 0। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को आइडियली क्या होना चाहिए, 0। डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आइडियली क्या होना चाहिए, 0। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस पे परसेंटेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, आइडियली 0। क्लियर अच्छे से, तो ये होता है हमारा परसेंटेज रेगुलेशन। बेसिकली परसेंटेज रेगुलेशन क्या है हमारा, मेजर ऑफ चेंज इन DC आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंजेस इन लोड करंट। क्लियर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 जो है हमारा वो है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। तो बेसिकली अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, सो बेसिकली यहां पर हम लोग फुल लोड आउटपुट वोल्टेज का, DC आउटपुट वोल्टेज का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो VM अपॉन पाई माइनस IDC इंटू आर। तो यहां पर अगर मैं KVL के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट बना दूं तो देखिए यहां पर मैं VM अपॉन पाई वोल्टेज ले रहा हूं। ठीक है, प्लस माइनस, देन हमें पता है कि रेजिस्टेंस इंटू करंट भी क्या होता है हमारा, वोल्टेज ही होता है। तो IDC अगर करंट फ्लो होगी यहां से तो R, तो R इंटू IDC वाला टर्म भी जनरेट हो गया हमारा। देन हमें पता है कि RL के अक्रॉस VDCFL ये आपका टर्म होता है। तो अब अगर हम KVL लगा के देखें तो क्या होगा, माइनस VM बाई पाई, ठीक है, माइनस VM बाई पाई प्लस IDC इंटू आर प्लस VDCFL। जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जब भी आप KVL लगाएं तो वोल्टेज का पहला साइन, ठीक है, और रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस हमेशा प्लस। तो आप देख सकते हैं जो VDCFL होगा आपका इस इक्वेशन के थ्रू VM बाई पाई हो जाएगा माइनस IDC इंटू आर हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं VDCFL के लिए। क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 में हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF।
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता क्या है? तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट पावर एंड एसी रेटिंग ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो TUF ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ये आपका होता है डीसी आउटपुट पावर PDC डिवाइडेड बाय एसी रेटिंग। ठीक है, एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एसी रेटिंग आपकी क्या होती है? डीसी आउटपुट पावर तो हमने एफिशिएंसी के टाइम पे भी देखा था। डीसी आउटपुट पावर बेसिकली हमारा क्या होता है? I² DC इंटू RL। नाउ एसी रेटिंग क्या होती है? एसी रेटिंग भी आपका वोल्टेज इंटू करंट ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आप वोल्टेज यूज करते हैं वो आप क्या यूज करते हैं? Vm/√2, और जो करंट यूज करते हैं वो यूज करते हैं Im/2। ठीक है, उसका रीजन क्या है ये भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी करंट है, ठीक है, वो आपकी हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाती है, लेकिन जो आपका वोल्टेज है, ठीक है, वो प्योर एसी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज आता है वो आपका प्योर एसी Vm/√2 ही आता है। ठीक है, RMS वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, तो VRMS क्या होता है आपका? Vm/√2 मीन्स VI क्या होता है हमारा? Vm sin ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका वोल्टेज आता है उसकी अगर RMS वैल्यू निकालें, साइन या कॉस की अगर हम RMS वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, लेकिन जब वो आपका हाफ वेव रेक्टिफाइड हो जाता है, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट वीडियो याद हो जो हाफ वेव रेक्टिफायर की मैंने बनाई थी, तो उसपे मैंने जो VI लिया था वो क्या लिया था? प्योर साइन वेव। ठीक है, और जो आउटपुट लिया था, ठीक है, आउटपुट जो लिया था वो कुछ इस तरीके से आया था आपका। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग की आप एसी रेटिंग ले रहे हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में तो VI है आपका। ठीक है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो तो आपका VI है। आप जानते हैं जब आप इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज हमारा होता है वो क्या होता है? +- VI। तो ये प्योर साइन वेव है तो इसकी RMS वैल्यू क्या होगी? Vm/√2। लेकिन जब आप बात करते हैं करंट की, ठीक है, तो करंट जो है वो आउटपुट से भी फ्लो हो रही है, सेम करंट। दैट मीन्स वो हाफ वेव रेक्टिफाइड हो चुकी है। तो आपको जो करंट का लेना है वैल्यू RMS का, वो क्या लेना है आपको? Im/2, जो आपने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट की है। दैट्स वाई आप यहां पर Vm/√2 लेते हैं और यहां पर Im/2 लेते हैं। नाउ अब अगर हम बात करते हैं TUF, तो TUF सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा देख सकते हैं हम लोग। देखिए I² DC इंटू RL। ठीक है, अब यहां पर जो आपका Vm है, Vm की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। Vm की वैल्यू हमने सॉल्व की थी फर्स्ट वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर की, क्या होती है? Im इंटू RF प्लस RL। ठीक है, तो अगर आप यहां पर Vm की वैल्यू पुट कर दें तो आपका Im² हो जाएगा। ठीक है, और RF प्लस RL हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर आप IDC की वैल्यू भी पुट कर दें तो IDC की वैल्यू जो हमने सॉल्व की थी वो थी हमारी Im/π। तो यहां पर ये हो जाएगा Im² RL Im² इंटू π² RF प्लस RL। ठीक है, तो I² DC क्या हो जाएगा? Im²/π²। सो Im² कैंसल, और साथ में एक और फैक्टर है जो आएगा आपका 2√2। क्यों? क्योंकि अगर आप बैक साइड में देखें तो 2√2 जो था आपका वो यहां पर था, तो वो कहां चला जाएगा? आपका न्यूमरेटर में। क्लियर है अच्छे से? तो ये जो आपका TUF है वो कितना आ जाएगा? 2√2/π²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? RL/RF प्लस RL। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहां पर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये जो फैक्टर हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है इसका यूज क्या है बेसिकली?
तो इसका यूज समझने से पहले यहां पर हम आइडियल केस कंसीडर कर लेते हैं। आइडियल केस का मतलब क्या होता है कि जब आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ, डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो आपका आरएफ है, अगर वो जीरो हो, ठीक है, अगर आपका आरएफ जीरो है तो इस केस में जो आरएल है वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपका जो TUF है वो कितना बचेगा, 2√2 अपॉन पाई का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 0.286, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इस ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का यूज क्या है, तो यहां पर जो आपका ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो है आपका PDC अपॉन AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली अगर आपको ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पता है, ठीक है, और अगर आपको AC रेटिंग पता है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो बेसिकली आप जो DC पावर है, मैक्सिमम DC आउटपुट पावर, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि AC रेटिंग जो है वो आपको जनरली पता होती है और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी पता होता है, तो आप मैक्सिमम DC आउटपुट पावर का कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू वैल्यूज। क्लियर है अच्छे से? नाउ ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, वो है आपका पीक इनवर्स वोल्टेज। तो बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस अ डायोड व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस, ठीक है। जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी कर रहे हैं उसका डायोड रिवर्स बायस जब होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस अ डायोड ही आपका क्या होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। क्लियर है? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज की तो ये आपका होगा V डायोड मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर अगर हम V डायोड मैक्सिमम की बात करें तो डायोड जब आपका रिवर्स बायस पे था तो वैल्यू क्या थी, Vm साइन ओमेगा t, जो हमने लास्ट वीडियो में कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो हम ओरिजिनल लेंगे Vm साइन ओमेगा t जो रिवर्स बायस पे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज था, और Vm साइन ओमेगा t का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका Vm, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है या पीक इनवर्स वोल्टेज का यूज क्या है? तो बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज जो है आपका, अगर वो लेस देन है ब्रेक डाउन वोल्टेज से, ठीक है, तो डायोड आपका सेफली वर्क करेगा, सेफली ऑपरेट होगा, ठीक है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंस है पीक इनवर्स वोल्टेज की, कि जो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड हो सकता है इन केस ऑफ रिवर्स बायस, वो हर हाल में ब्रेक डाउन वोल्टेज से लेस होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर रिवर्स बायस में आप ब्रेक डाउन वोल्टेज के इक्वल पहुंच गए या उससे ग्रेटर हो गए तो डायोड आपका ब्रेक डाउन में चला जाएगा, ठीक है ना। दैट्स वाई पीक इनवर्स वोल्टेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके लिए। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 में हमें यहां पर स्टडी करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये आपका होता है F0, ठीक है, F0। जबकि जब आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2F0। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लाइन फ्रीक्वेंसी या रिपल फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 में हम यहां पर आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारा होता है V डॉट, वो आपका होता है Vm अपॉन पाई प्लस Vm अपॉन 2 साइन ओमेगा डॉट टी। ओमेगा डॉट क्या है? बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F डॉट ओमेगा डॉट माइनस 2Vm अपॉन पाई समेशन कॉस k ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाय k प्लस 1
इंटू के माइनस 1 वेयर के इज इक्वल टू E1। ठीक है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, ऑलवेज E1 वैल्यू होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो है आपका रिप्रेजेंटेशन, ये है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो यहां पर जो आपका Vm अपॉन पाई वाला टर्म है वो है आपका डीसी कंपोनेंट, और बाकी जो आपके टर्म्स हैं साइन कॉस वाले वो हैं आपके एसी कंपोनेंट। बेसिकली जो हमारी फोरियर सीरीज होती है वो एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का ही कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारे लिए होगा वो होगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन्स Vm अपॉन पाई प्लस Vm अपॉन 2 साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इक्वेशन आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब हम फिल्टर स्टडी करेंगे, अगर आपको याद हो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम, जहां पर रिएक्टिफायर के बाद फिल्टर यूज करते हैं। तो रिएक्टिफायर का आउटपुट ही आपका फिल्टर का इनपुट होगा या फिल्टर में यूज होगा, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो फिल्टर में ये आउटपुट वोल्टेज आपको यूज करना है बेसिकली। तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डीसी कंपोनेंट और एसी कंपोनेंट। नाउ अप्रोक्सीमेशन जो हमने किया है वो किस बेस पर किया है, तो यहां पर हमने किया क्या है कि हमने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंसीडर की है एसी में, ओमेगा नॉट। हायर ऑर्डर जो फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें हम हार्मोनिक्स भी बोलते हैं, अगर आप देखें यहां पर के की वैल्यू E1 है, तो जब आप के की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 2 ओमेगा नॉट टी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 3 और 2 माइनस 1 1, तो cos 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 3। तो न्यूमरेटर जो है आपको वो आपको हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स देगा, डिनोमिनेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो बेसिकली जब आप के की वैल्यू E1 वैल्यूज पुट करते चलेंगे तो cos 2 ओमेगा नॉट टी, cos 4 ओमेगा नॉट टी, दैट मीन्स 2 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट, 6 ओमेगा नॉट, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को इग्नोर कर देंगे और ओनली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंगे, दैट इज ओमेगा नॉट, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही प्योर एसी वेव होती है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नाउ यहां पर अब अगर हम डायग्राम बना लें वी नॉट का, तो यहां पर आप लिख सकते हैं Vm अपॉन पाई, दैट इज डीसी कंपोनेंट प्लस माइनस, एंड इसके बाद आप लगा सकते हैं यहां पर एसी कंपोनेंट, ठीक है, प्लस माइनस, और यहां पर आप दे सकते हैं प्लस माइनस वी नॉट। एसी कंपोनेंट हमारा क्या है, Vm बाई 2 साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो यहां पर अब अगर आप केवीएल लगा के चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए माइनस एसी कंपोनेंट, दैट मीन्स माइनस Vm बाई 2 साइन ओमेगा नॉट टी माइनस Vm बाई पाई प्लस वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम थिंग जो हमने यहां पर लिखी है। क्लियर है अच्छे से। तो ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है अच्छे से। और ये रिप्रेजेंटेशन जैसा मैंने आपको बोला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यह आपके लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाला है इन केस ऑफ फिल्टर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17। तो पॉइंट नंबर 17 में जो हमें स्टडी करना है वो है आपका एंगल ऑफ कंडक्शन। सो बेसिकली एंगल ऑफ कंडक्शन क्या होता है, सो एंगल ऑफ कंडक्शन जो है वो ड्यूरेशन है फॉर विच अ डायोड इज इन कंडक्शन इन अ रिएक्टिफायर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर डायोड आइडियल है तो डायोड कंडक्ट करेगा आपका 0 टू पाई, जैसा हम स्टडी करते आए हैं प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन अगर डायोड आइडियल नहीं है तो उस केस पे हमें कंडक्शन एंगल निकालना होता है। तो बेसिकली डायोड आइडियल नहीं है, इसकी क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि डायोड विल हैव द कट इन वोल्टेज। ठीक है ना, जो हमने ईडीसी में स्टडी भी किया है डायोड का कट इन वोल्टेज। क्लियर। सो बेसिकली यहां पर अगर हम लिख ले इस डेफिनेशन को, तो आइडियल डायोड के लिए जो आपका कंडक्शन एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका 0 टू
पाई, ठीक है। तो बेसिकली आप थीटा क्या बोल देंगे, पाई, 180 डिग्री, ठीक है। कंडक्ट करेगा फ्रॉम 0 टू पाई, तो थीटा हो जाएगा आपका पाई। लेकिन अगर डायोड आपका नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल डायोड में क्या होगा, आपका कट इन वोल्टेज होगा, वो कंडक्ट करेगा आफ्टर द कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर अगर हम डायग्राम बना लें, तो ये जो कंडक्शन होगा आपका, वो क्या होगा, आफ्टर अ कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो आफ्टर अ वी गामा, तो यहां पर वो 0 टू पाई तक पूरा कंडक्ट करने की जगह वो स्टार्ट करेगा थीटा से, किसी एंगल थीटा से, और वो कंडक्ट कहां तक कर पाएगा, जब तक वी गामा से ऊपर रहेगा आपका वोल्टेज, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। बेसिकली थीटा थीटा दोनों साइड से कम हो रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए थीटा एंगल के बाद वो वी गामा के ऊपर जा रहा है, और थीटा एंगल पहले ही पाई, ये एंगल क्या है आपका, पाई है, ये एंगल 0 है, तो 0 से थीटा एंगल के बाद वो वी गामा के ऊपर जा रहा है, और पाई से थीटा एंगल पहले मींस पाई माइनस थीटा एंगल पर वो वी गामा से नीचे चला गया। तो कंडक्ट कब करेगा डायोड, जब वी गामा से ऊपर होगा वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर नॉन आइडियल केस में जो कंडक्शन एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। थीटा इस तरफ एंड थीटा लास्ट में, पाई के पहले, थीटा 0 के बाद और थीटा पाई के पहले, तो टोटल कितना हो गया, माइनस 2 थीटा। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहे, हमें ये तो पता चल गया कि कंडक्शन एंगल 180 डिग्री माइनस 2 थीटा है, लेकिन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। बेसिकली ओमेगा टी क्या शो करता है, ओमेगा टी एंगल को ही तो शो करता है ना। ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, टी क्या होता है, सेकेंड, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, रेडियन, ठीक है। तो Vm साइन ओमेगा टी। तो यहां पर अगर हम बात करें डायोड वोल्टेज की, तो जब आपका ओमेगा टी जो है वो थीटा के इक्वल होता है, एग्जैक्ट थीटा के, तो डायोड वोल्टेज किसके इक्वल हो जाता है, वी गामा के, देख सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही आप डायोड वोल्टेज को वी गामा के इक्वल करते हैं, या अगर आप अदर वे में बोले, तो जैसे ही आप ओमेगा टी को थीटा के इक्वल करते हैं, ठीक है ना, तो डायोड वोल्टेज वी गामा के इक्वल हो जाता है। तो इससे आपका जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स वी गामा अपॉन Vm। क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट पॉइंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, वो है आपका फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली हमारा क्या होता है, फॉर्म फैक्टर आपका रेशियो होता है आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू का, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉर्म फैक्टर की, तो ये होता है आई आरएमएस, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई एवरेज। तो बेसिकली जो आपने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट की है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, उनकी वैल्यूज आपको पुट करनी है यहां पर, और फॉर्म फैक्टर का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर हम लोगों ने आई आरएमएस क्या कैलकुलेट किया है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, IM/2, और IDC जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया है IM/पाई। तो IM कैंसल, और आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई/2, ठीक है ना। पाई/2 को 90 डिग्री मत लिख दीजिएगा, पाई यहां पर आपका रेडियन है, तो आपको पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3.14 या 22/7। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा 1.57, जब आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14। तो ये आपका होता है फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। आपको याद होगा हम लोगों ने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर जो हम लोगों ने स्टडी किया था, वो हम लोगों ने स्टडी किया था I-RMS डिवाइडेड बाय IDC, ठीक है। आपको याद होगा I-RMS जो था वो आउटपुट AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू था, और I-RMS जो था वो कंप्लीट आउटपुट करंट का RMS वैल्यू था, ठीक है।
तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझें इस पॉइंट को, तो जो आपका फॉर्म फैक्टर है, ठीक है, वो आपका क्या है, IRMS अपॉन IDC, ठीक है। तो हम लोगों ने जब रिपल फैक्टर स्टडी किया था तो वहां पर हम लोगों ने I-RMS का फॉर्मूला भी देखा था, ठीक है। तो I-RMS का जो फॉर्मूला था आपका, वो हमारा क्या था, वो था हमारा I² RMS माइनस I² DC का अंडर रूट। तो ये हमारा था रिपल फैक्टर। इसे अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर ले, यहां पर अगर हम IDC से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा आपका, I-RMS डिवाइडेड बाय IDC का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो I-RMS अपॉन IDC कितना है आपका, ये है आपका फॉर्म फैक्टर, ठीक है, FF फॉर्म फैक्टर। तो जो रिपल फैक्टर है आपका वो कितना हो जाएगा, रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में यहां पर रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है अच्छे से? तो ये आपके 18 पॉइंट्स है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहां पर आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को दोबारा हम स्टडी करेंगे जब हम स्टडी करेंगे फिल्टर्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स में आप हाफ वेव रेक्टिफायर का दोबारा यूज करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर स्टडी किया है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उससे आपके दो एडवांटेज हैं, एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना ही है, लेकिन अभी ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर आप थ्योरी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर जाओगे तो फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। काफी सिमिलर थ्योरी है फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है। पॉइंट्स वही होंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेस है आपका रेक्टिफायर का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन हम मूव कर जाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। थैंक यू।